हम लोग पढ़ रहे हैं थॉमस का द लास्ट वर्ड। आप अगर इसकी टाइटल से ही समझ गए होंगे तो द लास्ट वर्ड का मतलब कोई चीज़ जो एक बहुत ही फाइनल चीज़ है। ओके, दैट अकॉर्डिंग टू थॉमस नेगल ये फाइनल है। ओके, व्हाट ही सेज इन दिस। अगर मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ, वैसे तो हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर इस इंट्रोडक्शन का या पूरे इस बुक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूँ, द टॉपिक जिसके ऊपर थॉमस नेगल बात कर रहे हैं वो यही है कि द रीज़न इज़ द अल्टीमेट थिंग। रीज़न जो है वो यूनिवर्सल है एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो रीज़न ओनली। ठीक है, तो हमने इसके पहले जो है वो रॉटी पढ़ा था। रॉटी जो है वो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे ऑब्जेक्टिविज़म के एंड ही सपोर्टेड फॉर सब्जेक्टिविज़म। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट यूनिट में हम देख रहे हैं कि अब ऑब्जेक्टिविज़म के लिए हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट आर द डिबेट्स फॉर ऑब्जेक्टिविज़म एंड कैसे थॉमस नेगल जो है वो सब्जेक्टिविज़म को डिनाई कर रहे हैं। This discussion will be concerned with an issue that runs through practically every area of inquiry and that has even invaded the general culture, the issue of where understanding and justification come to an end. Do they come to an end with objective principles whose validity is independent of our point of view, or do they come to an end within our point of view, individual or shared, so that ultimately even the apparently most objective and universal principles derive their validity or authority from the perspective and practice of those who follow them? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें यहाँ पे थॉमस नेगल पोज कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, क्या ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हम लोग उनके बारे में कुछ भी सोच ले वो ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स रिमेन एज दे आर, वो चेंज नहीं होते। या तो ये हो सकता है या फिर ये जो प्रिंसिपल्स है ये अल्टीमेटली और डू दे कम टू एन एंड विथ ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हुज वैलिडिटी इज़ इंडिपेंडेंट, कि हम लोग इट्स नॉट आर पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग बोल रहे हैं वो वैलिड है, हम लोग बोल रहे हैं इनवैलिड, तो वो वैलिड या इनवैलिड हो गए। उनकी वैलिडिटी, इनवैलिडिटी, उनका जस्टिफिकेशन हमसे इंडिपेंडेंट है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए। और डू दे कम टू एन एंड विद इन आर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो अकॉर्डिंग टू अस, कि चाहे वो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू हो, शेयर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हो, हम सभी साथ मिलकर उस पर अग्री डिसअग्री, वैलिडिटी वैलिड कर रहे हैं, उसको इनवैलिड कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, so that even the apparently most objective and universal principles derive their validity or authority from the perspective and practice of those who follow them. तो जो क्या वो हमारे जजमेंट में दायरे में आता है कि सबसे ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी उन प्रिंसिपल्स को भी वैलिडिफिकेशन या जस्टिफिकेशन जो है वो डिपेंडेंट है उन लोगों के ऊपर जो उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी कि बेसिक मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिन प्रिंसिपल को हम एक बेस बना रहे हैं हमारा, तो वो प्रिंसिपल्स क्या है? वो प्रिंसिपल्स हमसे इंडिपेंडेंट है, हमारे वैलिडिफिकेशन से, वैलिडिटी इनवैलिडिटी हमारे जस्टिफिकेशन से इंडिपेंडेंट है, या हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम उसको तय करेंगे या वो प्रिंसिपल्स हमारी प्रैक्टिसेस को तय करेगा। माई एम इज़ टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन एंड टू ट्राई फॉर सर्टन डोमेन्स ऑफ थॉट टू डिफेंड व्हाट आई शैल कॉल अ रैशनलिस्ट आंसर अगेंस्ट व्हाट आई शैल कॉल अ सब्जेक्टिविस्ट वन। तो अब what will we do is he will defend rationality against subjectivity। तो हमने देखा कि इसके पहले वाले में रॉटी में जो है वो सब्जेक्टिविटी को फेवर कर रहे हैं, तो थॉमस नेगल जो है वो रैशनैलिटी को, रीज़न को वैलिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, रीज़न को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इट इज़ द रैशनल वन जो सुपीरियर वन है, कि जो प्रिंसिपल्स है वो वैलिडिटी हमसे नहीं पाते हैं, वो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी वैलिड है, हमारा बिहेवियर, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू वर्क अकॉर्डिंग टू दोज प्रिंसिपल्स। द इशू इन अ नटशेल इज़ वेदर द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल इज़ हाइडिंग एट द बॉटम ऑफ एवरीथिंग वी से और थिंक। तो इशू ये है कि क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन आई के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, या फिर वो यूनिवर्सल रीज़न के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। रीज़न, इफ़ देयर इज़ सच अ थिंग, कैन सर्व एज अ कोर्ट ऑफ अपील नॉट ओनली अगेंस्ट द रिसीव्ड ओपिनियंस एंड हैबिट्स ऑफ आवर कम्युनिटी बट ऑल्सो अगेंस्ट द पेक्यूलैरिटीज़ ऑफ आवर पर्सनल पर्सपेक्टिव। तो रीज़न हमारे लिए क्या करेगा? एक कोर्ट ऑफ अपील की तरह हमारे लिए काम करेगा, जो कि नॉट ओनली अगेंस्ट द रिसीव्ड ओपिनियंस एंड हैबिट्स ऑफ आवर कम्युनिटी
तो सिर्फ़ और सिर्फ जो ओपिनियंस, जो हैबिट्स हमारी पिछली जनरेशन से हमने रिसीव की है, सिर्फ उनके अगेंस्ट ही नहीं, लेकिन हमारे पर्सनल पर्सपेक्टिव के पेक्युलैरिटीज़, स्ट्रेंजनेस, शॉर्टकमिंग्स, सबके अगेंस्ट रीज़न अपील कर सकता है। क्योंकि रीज़न हमारे लिए क्या कर सकता है कि हमारे पर्सनल पर्सपेक्टिव, ऑफ कोर्स हर पर्सन अपनी खुद के सेल्फिश उसके लिए सोचता है, तो कई बार वो दूसरों को हार्म करेगा। सो इन सभी के अगेंस्ट, एंड जो पिछले जनरेशन है, हम देखते हैं कि जो हमारे रिसीव्ड ओपिनियंस है, रिसीव्ड हैबिट्स है, जो दिस इज़ अ वेरी वाइड कंप्लेंट। Every generation complains of the older generation to be old fashioned वगैरह, तो उन सभी के अगेंस्ट रीज़न हमें प्रोवाइड करेगा, हेल्प करेगा। It is something each individual can find within himself, but at the same time it has universal authority. It is a very important line कि रीज़न एक ऐसी चीज़ है जो हर इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करती है। इंडिविजुअली रीज़न एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो रीज़न जो है उसकी यूनिवर्सल अथॉरिटी है, तो वो एवरी इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन उस रीज़न को आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो यूनिवर्सली हर एक इंडिविजुअल पे अप्लाई करी जा सकती है, बिकॉज एवरीबडी विल हैव द सेम रीज़न। देखिए, सेम रीज़न होने से क्या होगा, अगर एवरीबडी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आ जाएंगे। एंड ऑब्जेक्टिविटी आने के कारण क्या होगा कि मतलब उसकी अथॉरिटी यूनिवर्सल हो जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है, तो इट विल बी अप्लाइड टू एवरीबडी एंड एनीबडी। Reason provides mysteriously a way of distancing oneself from common opinion and received practices, that is not a mere elevation of individuality, not a determination to express one's idiosyncratic self, rather than go along with everyone else. तो रीज़न हमारी किस में हेल्प करेगा? अ वे ऑफ डिस्टेंसिंग वन सेल्फ फ्रॉम कॉमन ओपिनियन, रिसीव्ड प्रैक्टिसेस, दैट इज़ नॉट अ मियर एलिवेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो ऐसे रिसीव्ड प्रैक्टिसेस जो हमने रिसीव करे हैं, जो पास डाउन हुए हैं, ऐसे कॉमन ओपिनियन जो कि इज़ नॉट एन एलिवेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, जो कि किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है। मतलब दीज जो रिसीव्ड ओपिनियंस हैं, जो कॉमन ओपिनियन है, वो सिर्फ इंडिविजुअलिटी को अगर स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो उससे हमें दूर करने में हेल्प करेगा। नॉट अ डिटर्मिनेशन टू एक्सप्रेस वंस इडियोसिंक्रेटिक सेल्फ, किसी के पर्सन देखिए हर इंसान इज़ डिफरेंट, तो दे हैव अनयूजुअल हैबिट्स, एवरीबडी हैव डिफरेंट हैबिट्स, जो किसी ना किसी के लिए अनयूजुअल है, डिफरेंट है, नॉट सो कहने का मतलब ये है कि रीज़न जो है वो इंडिविजुअलिटी की पोजीशन से बाहर निकाल के एक पर्सन के अनयूजुअल हैबिट्स को दूसरों के ऊपर थोपने की बजाय वो सभी के लिए अपील करेगा। इट विल गो अलॉन्ग विथ एवरी वन एल्स, क्योंकि रीज़न जो है वो क्या करेगा, सभी को साथ लेके चलेगा, रैदर देन फोकसिंग ऑन वन इंडिविजुअल या अ फ्यू पीपल, या किसी एक पर्सन की इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, इफ़ यू नॉट फॉलोइंग रीज़न, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमस नेगल फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रीज़न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रीज़न। तो अगर एक किंग है, इफ़ द किंग लाइक समथिंग, तो दैट विल बी देन अगर किंग को वो चीज़ पसंद है और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा है, तो वो किसी एक उसके इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर का सभी के ऊपर दबाव पड़ रहा है। अगर आपने 12th में CBSE में इंग्लिश में द टाइगर किंग वाली जो स्टोरी पढ़ी होगी, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इडियोसिंक्रेटिक बिहेवियर, जिसमें एक पर्सन का बिहेवियर इज़ अप्लाइड टू एवरीबडी जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज़ किंग। ओके, सो उसके अगेंस्ट रीज़न हमें हेल्प करेगा, उसके अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा, सभी को साथ में लेकर चलेगा। Whoever appeals to reason purports to discover a source of authority within himself that is not merely personal or societal but universal, and that should also persuade others who are willing to listen to it। तो जो भी रीज़न को फॉलो करता है वो अपने खुद के अंदर से उसे एक अथॉरिटी मिलती है, और उसको वो अथॉरिटी मिलती है, जो भी एक्शंस वो करता है वो एक ऐसी अथॉरिटी के बेसिस पे करता है जो अथॉरिटी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उस अथॉरिटी को आप यूनिवर्सल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं टू ईच एंड एवरी पर्सन, टू ईच एंड एवरी बीइंग। जब हम यूनिवर्सल बोल रहे हैं तो उस यूनिवर्सैलिटी में हमारे पास विथ ह्यूमंस आ गए हैं नॉन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल। तो रीज़न जो है वो हमें स्ट्रेंथ, वो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जो कि यूनिवर्सली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर अप्लाई की जा सकती है। एंड ऑल्सो
इट कैन परसुएट द पीपल जो कि उसके रीज़न के लिए वर्क करना चाहते हैं, फ्रॉम अ रीजनल ग्राउंड वर्क करना चाहते हैं, उन्हें भी परसुएट कर सकता है, बिकॉज यू हैव दैट अथॉरिटी। क्योंकि आप रीज़न की अथॉरिटी को फॉलो कर रहे हो, आप रीज़न को फॉलो करो तो आपके पास वो अथॉरिटी आ जाती है। Now, if this description sounds Cartesian or even Platonic, that is no accident. The topic may be ancient and well-known, but it is fully active today, partly because of the prevalence of various forms of what I, but not usually its proponents, would call skepticism about reason, either in general or in some instances. तो जो वो reason का ये description दे रहा है, अब रीज़न का ये डिस्क्रिप्शन में साउंड वेरी कार्टेशियनिक, that something that Descartes wrote, और very platonic, जो कि प्लेटो भी जिस चीज़ को फॉलो करता था, जिसके लिए प्रपोज करता था, तो इट इज़ पॉसिबल कि वो लोग जिस रीज़न की बात करते थे सेम रीज़न। वाई इज़ दैट इज़ क्योंकि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो थॉमस इज सेइंग दैट ही हिमसेल्फ इज इंट्रोड्यूसिंग। नो, दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट टॉपिक, रीज़न के ऊपर चर्चा एंड वर्किंग अकॉर्डिंग टू रीज़न। दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट टॉपिक जो कि कब से चला आ रहा है, लेकिन आज भी अपार्ट फ्रॉम मतलब दो इतने लंबे समय से चर्चा में है, उसके बावजूद आज भी ये फुली एक्टिव है। एंड because of the prevalence of various forms of what I would call skepticism about reason, either in general or in some of its instances. तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अब रीज़न के इतने सारे हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गए हैं, जिसको ऑफ कोर्स थॉमस कॉल स्केप्टिसिज्म, डाउट्स होना या रीजन्स के डिफरेंट फॉर्म्स होना कि हाउ कैन रीज़न बी प्रैक्टिस्ड, रीज़न के क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं। A vulgar version of the skepticism is epidemic in the weaker regions of our culture, but it receives some serious philosophical support as well. तो होता क्या है ना कि हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट होता है, जो कल्चरल अरीना होता है, सोसाइटल अरीना होता है, कई बार रीज़न में ये जो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिसिज्म इज़ द डिफरेंट व्यूज़ अबाउट रीज़न, डिफरेंट डाउट्स और मे बी जो कि समथिंग विच इज़ नॉट वेरी कॉन्क्रीट अबाउट रीज़न, जो रीज़न होना चाहिए बिकॉज इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, तो वो एक ऑब्जेक्टिव रीज़न को अपील कर रहा है स्केप्टिसिज्म, लेकिन उसमें भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है एंड द डिफरेंट वेज जिसमें रीज़न को प्रैक्टिस किया जा सकता है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स, ओके। सो और मे बी कई लोग ऐसे हैं जो रीज़न को बिलीव ना करके दे सपोर्ट सब्जेक्टिविज़म और रिलेटिविज़म एज वेल, कि आप एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को एज फॉर एग्जांपल रॉटी, यू कैन नॉट अप्लाई वन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स टू ईच एंड एवरी पर्सन, उसकी सिचुएशन को ध्यान में ना रखते हुए। सो दिस इज़ व्हाट स्केप्टिसिज्म इज़। तो कई बार क्या होता है कि ये स्केप्टिसिज्म जो है हमारे कल्चर के वीकर एरियाज़ में, वीकर रिलीजन्स में, वीकर सोसाइटीज़ में अप्लाई करे जाते हैं। एंड व्हाट अकॉर्डिंग टू थॉमस नेगल इज़ दैट इट ऑल्सो रिसीव्स सम फिलोसफिकल सपोर्ट एज वेल, कि कई बार तो बहुत सारे फिलोसफर्स भी स्केप्टिसिज्म को या सब्जेक्टिविज्म को या डाउट्स रिगार्डिंग रीजन उसको सपोर्ट कर देते हैं। I am prompted to this inquiry partly by the ambient climate of irrationalism, but also by not really knowing what more to say after irrationalism has been rejected as incoherent, for there is a real problem about how such a thing as reason is possible. तो इट रियली इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पीपल आर नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड और पीपल आर रियली डाउटिंग कि रीज़न जैसी कोई चीज़ कैसे पॉसिबल है। हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट क्रीचर्स लाइक ourselves, supplied with the contingent capacities of a biological species whose very existence appears to be radically accidental, should have access to universally valid method of objective thought? तो जो यूजुअल प्रोपोनेंट्स है जो कि अगेंस्ट बोलते हैं रीज़न का, उनका कहना है कि यू सेइंग रीज़न इज़ समथिंग ऑब्जेक्टिव, समथिंग जो कि यूनिवर्सल अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो व्हाट अबाउट समथिंग एज ह्यूमंस, जो ह्यूमंस तो खुद ही माने जाते हैं कि वो एक्सीडेंटली हो गए, कि ठीक है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेट, वो मान लीजिए डार्विनियन थ्योरी के हिसाब से बंदर से इंसान बन गए। तो मतलब समथिंग लाइक दिस, जिसका खुद का होना ना होना इज़ नॉट वेरी कन्फर्म स्पीशीज़ का, तो कैसे उस स्पीशीज़ के पास कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, समथिंग इज़ रीज़न, जो कि आप बोल रहे हो कि इट इज़ यूनिवर्सल एंड यूनिवर्सली वैलिड और ऑब्जेक्टिव मेथड है।
It is because this question seems unanswerable that sophisticated forms of subjectivism keep appearing in the philosophical literature, but I think they are no more viable than crude subjectivism. So I think what Thomas is saying कि I think this is one of the reasons कि जब हम ये इसको doubt करते हैं, सर reason को doubt कर रहे हैं, हम लोग question कर रहे हैं कि how can humans have something as reason, या क्या सच में reason exist करता है कि हम उसको apply करें, you know something, क्या ऐसी कोई चीज़ सच में humans के पास exist कर सकती है जिसकी universal authority होती है, objectivity, universal objectivity होती है. तो इन reasons की वजह से what Thomas is saying that इन्हीं reasons की वजह से is subjectivism appearing in philosophical literature कि subjectivism जो है वो philosophy में आती रहती है, कई time to time philosophers keep saying that okay subjectivism is the right way to go and stuff like that. To begin with the crude kind, but I think they are no more viable than crude subjectivism. So in general I'll use the term subjectivism rather than skepticism to avoid confusion with the kind of epistemological skepticism that actually relies on the objectivity of reason rather than challenging it. तो वो skepticism की बजाय the term subjectivism का use यहाँ पे करेंगे. To begin with the crude kind, the relativistic qualifier for me or for us has become almost a reflex, and with some vaguely philosophical support it is often generalized into an interpretation of most deep disagreements of belief or method as due to different frames of reference, forms of thought or practice, or forms of life between which there is no objective way of judging but only a contest for power. तो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर relativistic qualifier मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेज़ जो हर आर्ग्यूमेंट को रिलेटिविस्ट बना देता है कि फॉर मी या फॉर अस. हमने बोल दिया कि फॉर मी दिस इज़ दिस, फॉर अस हमारे लिए ये सही है. जब हमने बोला कि हमारे लिए ये तरीका सही है, व्हाट डू वी डू व्हेन वी से फॉर मी और फॉर अस? हम किसी भी चीज़ को बहुत ही क्विकली रिलेटिविस्ट बना देते हैं कि वो हमारे लिए सही है क्योंकि हम एक सर्टन थॉट, एक सर्टन प्रैक्टिस, एक सर्टन सोसाइटी, एक सर्टन कल्चर को बिलोंग करते हैं, जिस वजह से व्हाट वी बिलीव इन टू, जिन प्रैक्टिसेस को हम बिलीव कर रहे हैं या हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है बिकॉज वी बिलोंग टू सर्टन प्रैक्टिस, या क्योंकि हम इस रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं सो हमारा रेफरेंस या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है या इस चीज़ से रिफ़र कर रहा है. तो ये फॉर मी या फॉर अस एक तरीके से एक रिफ्लेक्स बन गया है कि जहाँ पर भी कहीं भी डीप डिसएग्रीमेंट, सबसे डीप डिसएग्रीमेंट्स में भी ये फॉर मी या फॉर अस एक रिफ्लेक्स बन गया है कि जहाँ पर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, जहाँ पर somebody is trying to point out that what you are doing is wrong, वहाँ पर the wrong person just springs up and says it is for me such and such. वो वहीं पर जहाँ पर भी लगता है कि वो कुछ उसकी गलती ओपन हो रही है, समथिंग लाइक दैट, द पर्सन क्विकली सेज, और वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर देते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ सही है. So it is often generalized into an interpretation of most deep disagreements of belief or method as due to different frames of reference, different forms or different thoughts of practice or different forms of life between which there is no objective way of judging but only a contest for power. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स, ये डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ, सोसाइटी, इनके बीच में कोई जजमेंट का तरीका ही नहीं है. आप नहीं जज कर सकते इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो सोसाइटीज़ का बीच का डिफरेंस. ऑल देयर इज़ बिटवीन देम इज़ कॉन्टेस्ट फॉर पावर. एक सोसाइटी, एक कल्चर दूसरे के ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश कर रही है, दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है. यू कैन नॉट, आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो फॉर एग्जाम्पल द इंडियन कल्चर सेज ओके टच द फीट ऑफ योर एल्डर्स. Or for example, let's say the American culture says, okay, hug your elders, or just call them by their name. And Indian culture says, put a G, put a Shri, put everything, all these salutations after and before their name. तो आप जज नहीं कर सकते दोनों कल्चर्स के बीच में कौन सा सही है कौन सा गलत है. द अमेरिकन वे विल से कि why you touching the feet, उससे क्या होगा, what does feet, touching the feet signify, उससे what is it. एंड इंडियन कल्चर में से नो टचिंग द फील विल दिस इन दैट. तो यहाँ पर आ गया ये सब्जेक्टिविज्म कि आप उन दोनों कल्चर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्टिव वे नहीं निकाल सकते जज करने का, विच इज़ द करेक्ट वे. किस बेसिस के ऊपर आप वो ऑब्जेक्टिविज्म अप्लाई कर रहे हैं उसको जज करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. द आइडिया दैट एवरीथिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. Since all justifications come to an end with what the people who accept
them find acceptable and not in need of further justification, no conclusion, it is thought can claim validity beyond the community whose acceptance validates it. तो क्योंकि सब कहाँ पर आके रुक गया, एवरीथिंग, हर प्रैक्टिस, हर कल्चर कहाँ पे आके रुक गया कि बस जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो उसको बिलीव करते हैं कि हमारे कल्चर में ऐसा होता है तो हम लोग इस चीज़ को मानते हैं. उससे ज़्यादा उन्हें वैलिडिफिकेशन, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए. They just that okay, this happens in our culture, so we are going to follow it, we are going to practice it, and यही सही है. The idea of a reason by contrast refers to non-local and non-relative methods of justification, methods that distinguish universally legitimate from illegitimate inferences and that aim at reaching the truth in a non-relative sense. तो जहाँ पर ये सब्जेक्टिविज़म ये बहुत लोकल है, कल्चरल है, सोसाइटल है, एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल एज़ कम्पेयर टू द ग्लोब छोटे ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर अप्लाई करता है. उसके अगेंस्ट में अगर हम रीज़न को देखेंगे, ये रीज़न नॉन लोकल है, नॉन रिलेटिव है, किसी एक पर्सन, एक ग्रुप, एक सोसाइटी, एक कल्चर से रिलेटेड नहीं है, लोकल नहीं है कि चाहे एक शहर, एक गांव में, एक कंट्री में वो फॉलो हो रहा है. रीज़न एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल बीइंग जो कि ग्लोब पे एग्जिस्ट कर रहा है वो सभी के लिए इक्वली एग्जिस्ट कर रहा है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है. वो ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जस्टिफिकेशन के जो कि मेथड्स दैट डिस्टिंग्विश यूनिवर्सली लेजिटिमेट फ्रॉम इलेजिटिमेट. तो रीज़न जो है वो हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ यूनिवर्सली सही है, क्या चीज़ यूनिवर्सली गलत है. क्योंकि अगर वो चीज़ किसी एक पर्सन के लिए गलत है तो मतलब वो पूरे यूनिवर्स के लिए गलत होगी. एवरी पर्सन इज़ इक्वल. Those methods may fail, but that is their aim, and rational justification, even if they come to an end somewhere, cannot end with the qualifier for me if they are to make that claim. तो रैशनलिस्टिक जस्टिफिकेशन, चाहे भले ही आप किसी चीज़ के लिए रीज़न प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, रैशनल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि रीज़न या रैशनैलिटी कभी भी फॉर मी या फॉर अस एंड नहीं होगा. It does not apply to one person or one single group. The essential character of reasoning is its generality. अब उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम जो रीज़न का, एक तो हमने देखा कि यूनिवर्सल अथॉरिटी, उसकी यूनिवर्सैलिटी. सेकेंड कैरेक्टर हम देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी जनरलिटी. इफ़ आई हैव रीजन्स टू कंक्लूड और टू बिलीव और टू want or to do something, they cannot be reasons just for me. They would have to justify anyone else doing the same in my place. Generality generally सब पर अप्लाई करेगी. अगर मेरे पास रीज़न है कुछ करने का तो वो रीज़न सिर्फ मेरे लिए सही नहीं हो सकते हैं. कोई भी और पर्सन अगर मेरी जगह पर वही काम कर रहा है तो वो उसके लिए भी उतने ही सही होंगे. अगर आई हैव रीजन्स टू कंक्लूड और टू बिलीव और टू वांट, अगर मैं किसी चीज़ में बिलीव कर रही हूँ, किसी चीज़ में कंक्लूड कर रही हूँ, एनीथिंग, मुझे कुछ करना है और मुझे अगर उसका जस्टिफिकेशन देना है, मुझे अगर उसका रीज़न प्रोवाइड करना है कि वाई एम आई डूइंग दैट थिंग, वो रीज़न सिर्फ मेरे लिए रीज़न नहीं होगा, वो रीज़न करेक्ट जस्टिफिकेशन होगा फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. और अगर मेरी जगह पर कोई भी और पर्सन वो काम कर रहा होगा उसके लिए भी वो उतना ही वैलिड रीज़न होगा. This leaves open what it is for someone else to be in my place. हम बोलते हैं ना कि if you were in my shoes, if you were in my place, तो you would do this. ये उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है कि you would do the same thing, क्योंकि यही रीज़न है, यही आप भी करते हैं, यही मैं भी कर रही हूँ. But any claim that what is a reason for me is not a reason for someone else to draw the same conclusion must be backed up by further reasons to show that this apparent deviation from generality can be accounted for in terms that are themselves जनरल. तो मान लीजिए कोई ऐसा इंस्टेंस आ भी जाता है. नाउ देखिए, अब यू टू सी दिस दैट व्हेन ही इज़ काउंटरिंग समथिंग ही इज़ आंसरिंग इट एज वेल, क्योंकि रीज़न में ऑफ कोर्स इतनी ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट ही इज सेइंग इज कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ऐसे इंस्टेंसेस होते भी हैं जहाँ पर हम रीज़न के थ्रू उसे नहीं प्रोवाइड कर पा रहे कि वाई वी आर डूइंग समथिंग, तो इफ़ दे कैन नॉट बी जो रीज़न मेरे लिए है अगर वो रीज़न किसी और पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो इट शुड बी बैक्ड बाय फर्दर रीजंस, कि वो रीज़न क्यों दूसरे रीज़न पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो रीज़न भी फिर रैशनल होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए, ताकि भले ही जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं
वो जनरल नहीं है, लेकिन वो कंक्लूजन ना निकालने के जो हम रीजंस दे रहे हैं एटलीस्ट वो रीजंस फिर जनरल होने चाहिए। समवेयर और द अदर ये रीज़न, ये यूनिवर्सल रीज़न, जनरल रीज़न आना ही चाहिए। The generality of reasons means that they apply not only in identical circumstances but also in relevantly similar circumstances, and that what counts as a relevant similarity or difference can be explained by reasons of the same generality. तो reason of generality का मतलब क्या होता है, generality of reason का मतलब क्या होता है? सिर्फ ये नहीं कि एक जैसी identical situation में ही वो same reason हम apply कर रहे हैं, अगर उससे मतलब उससे रेलिवेंटली सिमिलर सर्कमस्टांसेस भी कि बिल्कुल सेम सिमिलर सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मान लीजिए कि हम वो अक्सर स्टोरी सुनते हैं, वी ऑफन आर्ग्यू कि अच्छा एक इंसान है, उसकी वाइफ बीमार है तो वो चोरी कर लेता है, तो क्या उसका चोरी करना सही है या गलत है? तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उस जनरलिटी को सेम ऐसे के ऐसे केस में अप्लाई करेंगे जहाँ पर एक ही आदमी है, उसकी एक ही वाइफ है, वो भी बीमार है। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे हो सकता है वाइफ की जगह पर उसकी मदर हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो, समथिंग लाइक दैट, वो चोरी करने के लिए कुछ और मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसे सिमिलर सर्कमस्टांसेस में वो अप्लाई होना चाहिए। तो जनरलिटी जो है रीज़न की वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होना चाहिए, एंड व्हाट काउंट्स एज अ रेलेवेंट सिमिलर और सेल्फ डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय रीजंस ऑफ द सेम जनरलिटी। तो मतलब एक ही जनरल सेट ऑफ रीज़न जो है, जो एक ही जनरलिटी ऑफ रीज़न है, वो ही सभी सिमिलर इंस्टेंसेस को अकाउंट कर सके। आइडियली द एम इज़ टू अराइव एट प्रिंसिपल्स दैट आर यूनिवर्सल एंड एक्सेप्शनलेस। तो हमारा एम क्या है? आइडियली, हाइपोथेटिकली, बट आइडियली हम किस चीज़ की तरफ वर्क कर रहे हैं कि हमारे रीजंस, हमारे जस्टिफिकेशंस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे प्रिंसिपल्स, चाहे जो वर्ड हम यूज़ कर ले, वो यूनिवर्सल होने चाहिए, एक्सेप्शनलेस होना चाहिए, कि कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर वो रीज़न अप्लाई नहीं कर रहा हो। टू रीज़न इज़ टू थिंक सिस्टमैटिकली इन वेज एनीवन लुकिंग ओवर माई शोल्डर ऑट टू बी एबल टू रिकग्नाइज एज करेक्ट। तो रीज़न करने का मतलब क्या है? इतनी सिस्टमैटिक थिंकिंग होना कि कोई भी अगर मेरी रीजनिंग को देखे तो वो उसको देख कर बता दे कि येस, वट एवर द पर्सन इज़ डूइंग इज़ करेक्ट, जो भी उसका रीज़न है, जो भी उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी उसकी सिस्टमैटिक थिंकिंग है, वो करेक्ट है। It is this generality that relativists and subjectivists deny. तो अब सब्जेक्टिविज्म क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया। सब्जेक्टिविस्ट, रिलेटिविस्ट इसी जनरलिटी को डिनाई करते हैं। उनका कहना है कि आप ऐसे जनरलिटी हर सिचुएशन या सिमिलर सिचुएशंस पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। एवरी सिचुएशन इज़ यूनिक, हर सिचुएशन का अपना एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। तो आप सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल या सेम रीज़न या जनरल रीज़न को, ये जनरलिटी ऑफ रीज़न है, उसको सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। Even when they introduce a simulacrum of it in the form of a condition of consensus among a linguistic or scientific or political community, it's the wrong kind of generality. Since at its outer bounds, it is statistical, not rational. तो जब सब्जेक्टिविस्ट या रिलेटिविस्ट एक ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ से भी अपना जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि ये पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप या ये पर्टिकुलर सोशल ग्रुप इस चीज़ में अग्री करता है कि दे वांट दिस, उसका ये डिफरेंस होना चाहिए, वो अपने लिए कितने भी रीजंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो रीज़न स्टेटिस्टिकल है कि ठीक है एक ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल उस चीज़ में अग्री करें, लेकिन वो रीज़न ज़रूरी नहीं कि वो रैशनल होंगे। तो जब लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल, सोसाइटल ग्रुप्स के बेसिस पर जब वो रीजंस प्रोवाइड करते हैं कि सब्जेक्टिविज्म या सब्जेक्टिविस्ट या रिलेटिविस्ट जो ये रीजन प्रोवाइड करते हैं, तो वो रीज़न क्या है? वो रीज़न एक्चुअली में रैशनल नहीं है, सिर्फ स्टेटिस्टिकल है कि अच्छा ठीक है आप अगेंस्ट में नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सब में भी मेजॉरिटी और मोर नंबर ऑफ़ पीपल ने इस चीज़ के ऊपर अग्री करा है। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़्यादा लोगों ने उस चीज़ के ऊपर अग्री करा है तो मतलब वो सही है, क्योंकि सब्जेक्टिविस्ट अगर इसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि जो मेजॉरिटी करती है उसे फॉलो करना चाहिए। ओके, व्हाट मोस्ट नंबर ऑफ़ पीपल वांट, वो चीज़ फॉलो होनी चाहिए। सो व्हाट ही इज सेइंग दैट नो, numbers don't count. Even if 10 lakh people are agreeing to something against 3 people, कि 3 लोग उसके लिए मना कर रहे हैं और 10 लाख लोग उसके लिए हाँ कर रहे हैं, तो भी वो 10 लाख लोग गलत है, क्योंकि वो रीज़न जो है वो रैशनैलिटी पे बेस्ड नहीं है, वो बस स्टेटिस्टिक्स पे बेस्ड है कि 10 लाख लोग उसको हाँ कर रहे हैं इसलिए वो सही हो गया।
The worst of it is that subjectivism is not just an inconsequential intellectual flourish or badge of theoretical chic. It is used to deflect argument or to belittle the pretensions of arguments of others. तो सबसे बेकार बात सब्जेक्टिविज्म की क्या है कि ये सिर्फ थ्योरी पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब्जेक्टिविज्म क्या करता है कि आर्ग्यूमेंट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, डीप डिसएग्रीमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सही इश्यूज़ है जिनके बारे में हमें बात करना चाहिए, जो इश्यूज़ एक्चुअली में गलत है, उन इश्यूज़ को ये डिनाई कर देता है। क्या बोलकर? दिस इज़ फॉर अस, फॉर मी। उसके ऊपर सब्जेक्टिविज्म अप्लाई करके इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को साइड लाइन कर देता है। Claims that something is without relativistic qualification, true or false, right or wrong, good or bad, risk being derided as expressions of a parochial perspective or forms of life, not as a preliminary to showing that they are mistaken, whereas something else is right, but as a way of showing that nothing is right, that instead we are all expressing our personal or cultural points of view. तो जब हम ये बोल देते हैं कि कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई भी चीज़ सही नहीं है, हर कल्चर के हिसाब से अपना से जो जो हमने कल्चरल रिलेटिविज्म पढ़ा था पिछले सेमेस्टर्स में, पिछले उसमें, दैट नथिंग इज़ राइट, नथिंग इज़ रॉन्ग, हर कल्चर अपने हिसाब से सही है, हर कल्चर का एक अपना खुद का प्रैक्टिस है, सारे लोग अपने कल्चर के और अपनी प्रैक्टिसेस, अपनी सोसाइटी और फॉर्म्स और नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। ये बोल के हम जो एक्चुअली में इसेंशियल राइट है, इसेंशियल गुड है, जो सही है, जो सही होना चाहिए, हम उसको डिनाई करें अकॉर्डिंग टू थॉमस नेगर ऑफ कोर्स। The actual result has been a growth in the already extreme intellectual laziness of contemporary culture and the collapse of serious arguments throughout the lower reaches of the humanities and social sciences, together with a refusal to take seriously as anything other than first-person avowals the objective argument of others. तो ये relativism, ये subjectivism का result क्या हुआ है? Extreme intellectual laziness कि लोगों ने उसके ऊपर बहस करना ही छोड़ दिया है। पीपल जस्ट सब्जेक्टिविज्म, रिलेटिविज्म अप्लाई करके कोई भी आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में ले लेते कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता है, हम लोग तो ऐसी चीज़ को मानते हैं, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट, रीज़न, रैशनैलिटी सब गया पानी में। एंड बस ये बोल के कि फॉर अस दिस इज़ वॉट इट इज़, फॉर मी दिस इज़ वॉट इट इज़, ये बोल के हम बहुत सीरियस इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। And the collapse of serious argument throughout the lower reaches of humanities and social sciences. क्योंकि जो एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट्स होना चाहिए, जो आर्ग्यूमेंट्स ह्यूमैनिटी के लिए ज़रूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, वो आर्ग्यूमेंट्स सब ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिविज्म आ जाता है। टुगेदर विथ अ रिफ्यूज़ल टू टेक सीरियसली एज एनीथिंग अदर दैन फर्स्ट पर्सन अवावल्स। तो बस फॉर मी, फॉर अस बोल के बस ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को यूज़ करने के अलावा बाकी सब चीज़ें ख़त्म हो जाता है। बस हम इसको यूज़ कर रहे थे कि फॉर मी या फॉर अस, हमने ये बोल दिया, एंड एवरीथिंग एल्स, सारे सीरियस आर्ग्यूमेंट्स, सीरियस मैटर्स जिनके ऊपर एक्चुअली में चर्चा होना चाहिए, ये सब खत्म हो जाता है। I am not going to address myself directly to the manifestations of this attitude, but it is there as a source of irritation in the background, though I don't seriously hope that work on the question of how reason is possible will make relativism any less fashionable. Many forms of relativism and subjectivism collapse into either self-contradiction or vacuity. Self-contradiction because they end up claiming that nothing in the case, or vacuity because they boil down to the assertion that anything we say or believe is something we say or believe. तो relativism और subjectivism क्या करता है? ये या तो vacuity प्रोवाइड करता है या self contradiction. Self contradiction क्या, कैसे वो प्रोवाइड कर रहा है कि they end up claiming that nothing is the case. वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, कोई चीज़ कुछ है ही नहीं, बस सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, सब कुछ कोलैप्स हो गया, क्योंकि हर कल्चर अपने हिसाब से फॉलो कर रहे हैं, हर पर्सन अपने हिसाब से सब्जेक्टिव है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू डू वट एवर दैट पर्सन विच इज़ नॉट टू दैट एक्सटेंट कि जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट या सब्जेक्टिविज्म में कि जो हमने कल्चरल रिलेटिविज्म में जो चीज़ पढ़ी थी कि हर कल्चर का अपना एक नॉर्म है, अपना एक तरीका है, हमें उनके कल्चर को, उनकी सोसाइटी को रिस्पेक्ट करना है, ये बोल के हम सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, हम सभी चीज़ों को ड्रॉप कर रहे हैं कि कोई कुछ है ही नहीं, कोई केस ही नहीं बचता, बस सब कुछ रिलेटिविज्म है, सब कुछ सब्जेक्टिविज्म है। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड वैक्यूइटी, एम्प्टीनेस, वो वैक्यूइटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो किस असर्शन पे आकर रुक जाते हैं कि हम जो, अगर हम कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी बिलीव करते हैं तो मतलब हम कुछ बोलते हैं, हम कुछ बिलीव करते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वट एवर।
I think that all general and most restricted forms of subjectivism that do not fail in either of these ways are pretty clearly false. तो उनका तो कहना है कि अगर कोई ऐसे सब्जेक्टिविज्म है जो इन दोनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करते वो तो बिल्कुल ही गलत है, एब्सोल्युटली वो तो फॉल्स ही है, क्योंकि सब्जेक्टिविज्म या तो वैक्यूबिटी या सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और अगर वो इन दोनों में से किसी चीज़ को प्रोवाइड नहीं करा देन इट इज़ नॉट सब्जेक्टिविज्म. My own opinion is that there is such a thing or category of thought as reason, and that it applies in both theory and practice in the formation not only of beliefs but of desires, intentions and decisions as well. This is not to say that reason is a single thing in every case, only that certain decisive aspects of a thought about such very different matters can all be regarded in instances of it, by virtue of their generality and their position in the hierarchy of justification and criticism. तो उनका खुद का ओपिनियन क्या है कि अगर you know that opinion is that there is such a thing or category of thought as reason जैसे एक चीज़ है, एक point of view है, एक thought है जो कि दोनों चीज़ों में perfectly apply करेगी, whether it is in theory whether it is in practice. चाहे आप reason के principles note down करा दो, even then those principles will be valid. If you practice them in real life, even then those principles will be valid. This is not to say that reason is a single thing in every case. इसका मतलब ये नहीं कि reason is the only thing. Reasons हमें instances provide करता है, हम कुछ instances में reason को follow करते हैं, instances of generality and certain decisive aspects of our thought about such very different matters can all be regarded as instances of it by virtue of their generality and their position in the hierarchy of justification and criticism. तो किसी भी चीज़ को justify करने के लिए, किसी भी चीज़ को criticize करने के लिए reason जो hierarchy है उसमें सबसे ऊपर होता है. Reason has to be seen and looked at first. I shall refer to this as a rationalist position. My aim will be to see whether it can be given a plausible form. तो ये rationalist position please underline कर लीजिए. What is the rationalist position? This. That my own opinion is that there is such a thing or category of thought as reason, and that it applies in both theory and practice in the formation not only for beliefs but of desires, intentions and decisions as well. This is not to say that reason is a single thing in every case, only that certain decisive aspects of a thought about such very different matters can all be regarded as instances of it by virtue of their generality and their position in the hierarchy of justification and criticism. तो हम instances क्यों apply कर सकते हैं? क्योंकि वो generality को provide, क्योंकि वो generality को refer करते हैं. By virtue of generality मतलब they have something in them that is generality. उन इस reason के अंदर क्योंकि generality होती है जो can be applied to each and every person, and क्योंकि in the hierarchy of justification of criticism reason सबसे ऊपर apply होता है. So this is the rationalist opinion. You can underline this. My aim will be to see whether it can be given a plausible form. अब ये उसका उनका opinion है. Now let's see how he can give it a form. तो वो subsequent chapters of the book में he tries to give this rationality a form ताकि इसको practice की जा सके. How can one reconcile the unqualified character of the results at which we aim by reasoning with the fact that it is just something we do? Every major philosopher has had something to say about this. My own sympathies are with Descartes and Frege, and I will attempt to resist the limitation of the reach of human reason that is found in different ways in the treatments of Hume, Kant, and on a common reading Wittgenstein. More recently, versions of it are found in W.E. Quine, Nelson Goodman, Hilary Putnam, Bernard Williams and Richard Rorty. These forms of subjectivism shrink from the apparently audacious pretensions of human thought and tend to collapse its content into its grounds, so that it doesn't reach as far beyond as it appears to do. तो ये जो लोग जो है for example ये जो है like Quine, Nelson Goodman, Hilary Putnam, Bernard Williams, all of these people have provided justification for subjectivism. But the thing is, what Thomas Levin says is कि इनका जो subjectivism है ये सिर्फ on paper लगता है कि it can be applicable to so many instances, it is very far reach, but it is not. जब हम इसको practice करते हैं from theory से निकाल के जब हम इसको real life में practice करते हैं तो ये it will not go a very long way.
For the most part, I shall be arguing not against the positions of particular philosopher, but against a general tendency to reduce the objective pretensions of reason, a tendency that manifests itself in many philosophical arguments, vulgar and sophisticated, and that is a constant temptation to those trying to make sense of the phenomena. तो वो किसी एक particular philosopher को लेकर उनको criticize नहीं करेगा, वो एक general view पे reason को defend करते हुए subjectivism को criticize करेगा. The position I oppose will be this form of subjectivism as I interpret its allure, a position which can sometimes seem the only possible account of the subject, given that we are who we are, but which I believe cannot be rendered intelligible. तो वो इसी पोजीशन के अगेंस्ट वर्क करेंगे कि ये सही है क्योंकि हम इसे करते हैं, या हम जो है वैसे ही हम हैं. ये पोजीशन इज़ नॉट करेक्ट, एंड दिस इज़ वेयर ही विल आर्ग्यू फ्रॉम, कि ये मान लेना कि हम सिर्फ वो सही है क्योंकि हम उसको करते हैं, या जो हम जैसे हैं वैसे ही हैं. दिस इज़ नॉट करेक्ट. We must distinguish between general philosophical challenges to the objectivity of reason and ordinary challenges to particular examples of reasoning that do not call reason into question. तो अब हम देखते हैं कि रीज़न के अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है वो भी दो टाइप के. पहला जो क्रिटिसिज्म है या पहला जो हम वो रहता है वो पूरे के पूरे रीज़न के ऊपर ही है, दैट रीज़न इटसेल्फ. एंड दूसरी जो कि है जनरल फिलोसफिकल चैलेंजेस की रीज़न पूरा ही गलत है, सब्जेक्टिविज्म या रिलेटिविज्म या एनी अदर फॉर्म अप्लाई होना चाहिए. एंड दूसरे जो चैलेंजेस रीज़न फेस करता है वो ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स, जस्ट पर्टिकुलर रीजन्स जो कि हर उस पर नहीं, बट येस रीज़न को तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन रीज़न के कुछ सब पार्ट्स या इंस्टेंसेस को चैलेंज किया जाता है. In order to have the authority it claims, reason must be a form or category of thought from which there is no appeal beyond itself, whose validity is unconditional because it is necessarily employed in every purported challenge to itself. तो reason को अगर हमें बताना है कि it has universal authority, universal validity अगर हमें शो करना है, तो हमें ये भी शो करना पड़ेगा कि reason के beyond कुछ है ही नहीं. Everything covers under reason. उसकी वैलिडिटी अनकंडीशनल है क्योंकि मतलब उसकी वैलिडिटी ऐसी है विच इज़ कम्प्लीटली अनकंडीशनल, विच हैज़ टू बी अप्लाइड टू एवरीबडी. इट इज़ नेसेसरी एम्प्लॉयड इन एवरी पर्पटेड चैलेंज टू इटसेल्फ, कि हम जो रीज़न के ऊपर जो चैलेंजेस हैं उसको आंसर करने के लिए भी हम रीज़न का ही यूज़ करें, मतलब एवरीथिंग इज़ रीज़न. This does not mean that there is no appeal against the results of any particular exercise of reason, since it is easy to make mistakes in reasoning or to be completely at sea about what conclusions it permits us to draw. तो इसका मतलब ये नहीं है कि reason से निकल कर हर उसका conclusion या result सही ही होगा, क्योंकि what happens many times is कि इतना आसान नहीं होता है to even understand what the reason is trying to say. रीज़न क्या बोल रहा है या रीज़न के थ्रू हम क्या कंक्लूजन तक पहुँच पा रहे हैं, वो कंक्लूड करना इतना आसान नहीं होता है. ठीक है, हम कई बार मिस्टेक्स करते थे हमारी रीजनिंग में, हमें लगता है कि दिस इज समथिंग रीजनेबल, बट एक्चुअली वो नहीं होता है. बट द करेक्शंस और डाउट्स मस्ट कम फ्रॉम फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ रीज़न इटसेल्फ. लेकिन बात क्या है कि उसका जो करेक्शन है, अगर हम रीज़न के किसी मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं, अगर हम किसी रीज़न के ऊपर लगे किसी चैलेंज को आंसर कर रहे हैं, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी रीज़न से ही आना चाहिए. It should not be anything beyond or other than reason. We can therefore distinguish between criticism of reasoning and challenges to reason. तो criticism of reason का मतलब है कि पूरा के पूरा reason को ही criticize किया जा रहा है, कि reason as a way to arrive at principles and conclusions, उसी चीज़ को challenge किया जा रहा है, and criticize किया जा रहा है. And challenges to reasoning मतलब उसके कुछ particular cases को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. If reasoning is what has been going on, then criticism of its result must reveal mistakes in reasoning where these two are universally mistakes. Whenever we challenge a conclusion by pointing out a mistake in someone's arithmetic or logic, or their failure to consider a possibility that it is not ruled out by the evidence, or the disanalogy between two cases that have been lumped together, we remain within the territory of rational justification and criticism and do not cast doubt on whether our interlocutor is employing a generally valid method for reaching the objective truth.
So there are two things. I think I said the opposite of it. Criticisms of reason का मतलब होता है कि reason के कुछ particular cases को criticize करना, and challenges to reason का मतलब होता है कि पूरा reason as a method to derive at conclusion और principles को हम challenge कर रहे हैं. तो अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो रीज़न के क्रिटिसिज्म का मतलब हम रीजनिंग में ही उसी के मिस्टेक्स को ढूंढते हैं. ओके और ये मिस्टेक जो है ये भी यूनिवर्सल मिस्टेक्स है, क्योंकि रीज़न इटसेल्फ इज़ यूनिवर्सल. क्योंकि रीज़न हमें यूनिवर्सल अथॉरिटी प्रोवाइड करता है, तो रीजनिंग में जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स भी यूनिवर्सल ही होती है. व्हेनेवर वी चैलेंज अ कंक्लूजन बाय पॉइंटिंग आउट अ मिस्टेक इन समवंस अरिथमेटिक लॉजिक, जैसे कि अरिथमेटिक्स हो गया, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिक हो गया, ये सारी चीज़ें आर बेस्ड ऑन रीजनिंग. ओके लॉजिक इज समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन रीजनिंग. तो जब हम किसी के लॉजिक में या मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक्स में अगर हम कोई मिस्टेक पॉइंट आउट करें तो हम लोग पूरे रीज़न को चैलेंज नहीं कर रहे, विच इज़ पॉइंटिंग आउट समथिंग विच इज़ क्रिटिसाइजिंग सम पार्ट ऑफ रीजन. तो हम लोग वी रिमेन द टेरिटरी ऑफ रीजन जस्टिफिकेशन. हम लोग रीज़न के अंदर ही वर्क कर रहे हैं, बट उसके अंदर वर्क करते करते सिर्फ कुछ मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं. एंड क्रिटिसिज्म डू नॉट कास्ट डाउन ऑन वेदर आवर इंटरलोक्यूटर इज एम्प्लॉइंग अ जनरली वैलिड मेथड फॉर रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. तो रीजनिंग से हम पूरे के पूरे उसके मेथड को डाउट नहीं करने लगते कि यार ये जो रीज़न का हमने तरीका अपनाया है टू गेट एन आंसर और डू समथिंग, वो पूरा के पूरा मेथड ही सही है या गलत है. दिस इंटरनल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म एंड इवैल्यूएशन इम्पोर्ट्स नथिंग सब्जेक्टिव. तो जब हम ये इंटरनल क्रिटिसिज्म करते हैं रीजनिंग का, उसके सिर्फ कुछ मिस्टेक्स को रिवील कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग सब्जेक्टिव, ये रीजनल ही है. हम रैशनैलिटी रीजनल जस्टिफिकेशन के दायरे में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं. हम सिर्फ उसकी कुछ मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं विच कैन बी करेक्टेड, लेकिन वो करेक्शंस भी रीजनेबल या रीज़न के बेसिस पर ही होंगे. There is an external form of criticism, on the other hand, which undermines the conclusion precisely by questioning the objectivity of its ground. तो ये हमारा internal criticism हो गया, जिसमें हम reason को as a method, क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, सिर्फ रीज़न के अंदर कुछ मिस्टेक्स को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. लेकिन जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है रीज़न का, वो एज पूरे के पूरे रीज़न पे अप्लाई कर रहा है कि हम अगर रीज़न का यूज़ कर रहे हैं टू रीच टू दिस सम कंक्लूजन, वो रीजनिंग का यूज़ करना ही पूरा गलत है. One important way of challenging from outside what is presented as a product of reason is to claim that it is not the result of reasoning at all, valid or invalid, but rather something else, the expression of a particular personal or cultural perspective of less than universal validity, perhaps artificially rationalized or objectified in an act of intellectual self-deception. तो कई बार क्या होता है, अगर हम किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, if it's a right conclusion, तो चैलेंजेस टू रीज़न कैसे निकल के आते हैं कि यार ये तो रीज़न ही नहीं है, ये तो बस एक कोई सब्जेक्टिविटी है, एक पॉइंट ऑफ एक कल्चरल रिलेटिविज्म है जिसको हम लोग रीज़न का नाम दे रहे हैं, जो हमें धोखा हो रहा है कि ये रीज़न है, बट एक्चुअली में रीज़न नहीं है. ये यूनिवर्सल वैलिडिटी से थोड़ा सा नीचे है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है. समटाइम्स वन कैन challenge a particular piece of ostensible reasoning in this way without implying any doubt that reason of that type is possible. The ordinary charge of rationalization, like the exposure of errors in reasoning, does not question the claims of reason itself, but rather presupposes them. तो रैशनलाइजेशन के ऊपर जब हम चार्ज लगाते हैं, हम पूरे रीज़न के प्रोसेस पे चार्ज लगा रहे हैं, और अब जब हम कोई उसके रीजनिंग के अंदर किसी एरर को एक्सपोज कर रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट कॉन्ट्रास्ट द सोर्सेज ऑफ बिलीफ इन दिस केस विद एन ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ ग्राउंड दैट वुड एक्चुअली जस्टिफाई देम और डेमोन्स्ट्रेट देयर ट्रूथ. तो एक तो हो गया जहाँ पर हमने किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो कंक्लूजन एक्चुअली में यूनिवर्सल है ही नहीं, वो रीजनेबल है ही नहीं, वो यूनिवर्सली वैलिड नहीं है, वो तो हम सब्जेक्टिविज्म या कल्चरल रिलेटिविज्म या किसी और ग्राउंड्स के बेस कल्चरल पर्सपेक्टिव जो कि थोड़ा सा लेस यूनिवर्सल वैलिड है, उस ग्राउंड पर पहुँचे. या दूसरा एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है कि ये तो पूरा रीज़न का मेथड ही गलत है, इस टाइप का रीजनिंग पॉसिबल नहीं है, हमें कोई दूसरा मेथड ऑल्टरनेटिव वे चूज़ करना चाहिए. This type of diagnosis can also take a more general form and can be used to make a philosophical point. Depending on the case, the criticism may aim either to discredit the putative rationally based claim altogether, or merely to show that it is something different, less universal, but conceivably better founded than it would be under its rationalistic interpretation. तो ये बात भी है कि उसको ऐसा दिखाना है कि भले ये कम यूनिवर्सल है, पूरी तरीके से हर उस पर अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन रैशनैलिटी के अगेंस्ट ये तरीका अप्लाई करना विल बी मच बेटर.
If the aim is to show that reasoning is the wrong method for arriving at or backing up conclusions of the kind under discussion, then one would not describe the use of the correct alternative method as a rationalization, but would instead argue that calling it reason is a misinterpretation. तो अगर हम बोल रहे हैं कि यार इस कंक्लूजन तक पहुंचना या हम जो कंक्लूजन तक पहुंचे हैं, जो हम ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए रीजनिंग गलत है. अगर किसी को ये दिखाना है कि जो हम प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं उस प्रिंसिपल्स तक पहुंचने के लिए हम अगर रीज़न का यूज़ करें तो वो गलत है, तो व्हाट वुड दैट पर्सन डू? दैट पर्सन वुड नॉट कॉल कि रीजनिंग ही गलत है या रैशनलाइजेशन ही गलत है. वो कहेंगे कि हम रीज़न को गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं. This last strategy often plays a role in the attack on reason as part of the basis of ethics when the aim is not to debunk ethics but to reveal its true grounds. तो क्या होता है कि जब हम ऐसा कुछ बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम ये मतलब सम पीपल डोंट से कि रैशनलाइजेशन या रीज़न एज अ प्रोसेस पूरा की पूरा गलत है. व्हाट दे से इसके हम रीज़न को ही गलत तरीके से मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं. रीज़न ऐसे नहीं, ऐसे फॉलो होना चाहिए. For example, Philippa Foot, morality is a system of hypothetical imperatives reprinted in a collection Virtues and Vices, and Bernard Williams, ethics in the limit of okay, whatever. On the other hand, to complete the spectrum of possibilities, such diagnosis can sometimes be offered neither as criticisms nor as alternatives but as reductive interpretations of what reason really is, namely a contingent though basic feature of a particular culture or form of life. The usual set of moves among realism, skepticism and reductionism occurs here as everywhere in philosophy. तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, जो क्रिटिसिज्म मिलते हैं रीजन्स को, एक तो उन्होंने इंटरनल क्रिटिसिज्म बता दिया जहाँ पे वो रीज़न को एज सच क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, लेकिन रीज़न के अंदर से कुछ एरर्स को एक्सपोज किया जा रहा है. दूसरे हैं एक्सटर्नल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म. अब एक्सटर्नल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म हमने देखा, पहला तो हमने देखा कि हम पूरे के पूरे रीज़न को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं. दूसरा हमने देखा कि हम रीज़न के लिए रीज़न की जगह ऑल्टरनेटिव मेथड्स को सजेस्ट कर रहे हैं. ये उसके एक्सटर्नल रीज़न हो गए जब हम पूरी तरीके से रीज़न को हटा रहे हैं. लेकिन इसके अलावा तीसरे हो सकते हैं रिडक्टिव यानी रिडक्शनिस्ट मेथड. तो ये रिडक्शनिस्ट मेथड क्या है? रिडक्शनिज्म अ सब्जेक्टिव और रिलेटिविस्ट रीइंटरप्रिटेशन ऑफ रीज़न. अब रिडक्शनिस्ट मेथड क्या है कि हमने रीज़न को ही सब्जेक्टिव बना दिया, उसका एक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हमने रीज़न के ऊपर अप्लाई कर दिया. Seems to offer a refuge from skepticism if realism, the strongly universalist position, seems too hard to sustain. Being a realist about reason myself, I regard these reductive rescues as equivalent to skepticism. यानी कि क्या रिडक्शनिस्ट मेथड्स क्या करते हैं? रिडक्शनिस्ट मेथड रीज़न को ही सब्जेक्टिव बना देते हैं कि रीज़न हर जगह पर सब्जेक्टिव लोगों की मतलब सब्जेक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रहा है. तो व्हाट थॉमस नेगल इज सेइंग इज कि वो रिडक्शनिस्ट मेथड को भी सब्जेक्टिविज्म के अंदर ही इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज ये सेइंग कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट डू दिस. ये भी सब्जेक्टिविज्म का ही एक पार्ट है जिसमें सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये रीज़न है, बट एक्चुअली में ये रैशनल या रीजनेबल नहीं है. Their proponents would describe them differently as denials that my understanding of the nature of reason is correct. Whether they are frankly skeptical or accommodatingly reductive, these sorts of diagnoses challenge the strongly rationalistic, Platonic or Cartesian ideal. They may be directed either at a particular category of claim, such as legal or ethical or scientific reason, or they may be more general. A further distinction, तो ये जो external criticism है ये हो सकता है किसी particular उस पर अप्लाई की जा रही है, जैसे scientific reasoning के ऊपर, legal reasoning के ऊपर, या ethical reasoning के ऊपर, या फिर हो सकता है पूरे general पूरे के पूरे reason पर ये अप्लाई किया जा रहा है. A further distinction of greater theoretical interest has to do with the type of diagnosis such criticisms offer of what is really going on under the heading of reason. Reason purports to offer a method of transcending both the merely social and the merely personal. तो reason क्या करता है? Reason दोनों के ऊपर वर्क करता है. Reason social and individual, personal level दोनों को साथ में लेके चलता है. And a critic of the rationalist conception, believing such double transcendence to be impossible, may say either that what is being appealed to is really an aspect of the shared practice of one's social, intellectual or moral community, perhaps a particularly deep aspect, or that it is a deep but nevertheless individual feature of one's personal responses. तो जो reason का critique है, जो reason को बोलता है, जो reason के against है, तो वो बोलेगा कि reason का ये double transcendence possible ही नहीं है, कि reason individual and social दोनों नहीं हो सकता, ये चीज़ possible नहीं है. या तो वो बिल्कुल deeply social
सोशल होगा, कल्चर बेस्ड होगा, सोसाइटी बेस्ड होगा, या फिर वो पूरी तरीके से इंडिविजुअल होगा, लेकिन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना रीज़न के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो रीज़न के अगेंस्ट है वो ये कहते हैं, लेकिन थॉमस नेगल इज सेइंग दैट नो, रीज़न इज merely social, merely individual, it is both. It has this double aspect, this double transcendence within it. In either case, the claim to unconditional universal authority would be unfounded. दोनों ही केस में अगर हम बोल रहे हैं कि नहीं रीज़न कम्प्लीटली, अगर जो रीज़न के अगेंस्ट है अगर वो कह रहे हैं कि नहीं रीज़न इंडिविजुअल नहीं कम्प्लीटली सोशल है, या रीज़न सोशल नहीं कम्प्लीटली इंडिविजुअल है, दोनों केसेस में हम उसकी यूनिवर्सल अथॉरिटी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो रीज़न दोनों है, इट हैज़ टू बी सोशल एज वेल एज इंडिविजुअल. As I have said, such criticisms can be offered in a rationalistic framework. Then one will merely be pointing out that this particular allegedly rational justification of a conclusion does not in fact work by assuming that such things are certainly possible. तो ये बात है कि इन क्रिटिसिज्म को हम रैशनलिस्टिक फ्रेमवर्क में भी अप्लाई कर सकते हैं. देन वन विल बी merely pointing out that this particular allegedly rational justification of a conclusion does not in fact work while assuming that such things are certainly possible. The same applies when the target is gradually broadened. Even someone who is doubtful about the claim to rationality in an entire domain of thought can continue to accord validity to the claim more generally and can even rely on it in the course of his criticism. तो हो सकता है कि कोई अगर पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहा है रीज़न को, लेकिन वो भी कुछ केसेस में रीज़न को फॉलो कर रहा हो सकता है, उसके खुद की क्रिटिसिज्म में भी वो रीज़न को फॉलो कर रहा हो सकता है. बट आई वॉन्ट ऑल्सो टू डिस्कस द प्रॉब्लम पोज्ड बाय द ब्रॉडेस्ट टाइप ऑफ attack by the position that no faculty of such universal application and validity would be found within us to test and support our judgment. सबसे बड़ा अटैक रीज़न के ऊपर क्या है कि हम अपने अंदर रीज़न को नहीं ढूंढ सकते हैं. हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको यूनिवर्सली वैलिड बोल सकते हैं अपने जजमेंट्स को टेस्ट करने के लिए. लेकिन थॉमस का कहना है कि रीज़न इज़ विद इन एवरी इंडिविजुअल, वो हर इंडिविजुअल के अंदर रीज़न एग्जिस्ट कर रहा है. I shall argue that while it is certainly possible in many cases to discredit appeals to the objectivity of reason by showing that their true sources lie elsewhere in vicious, prejudices, contingent and local habits, unexamined assumptions, social and linguistic conventions, involuntary human responses, and so on, interpretations of this perspectival or parochial kind will be inevitably run out sooner or later. तो what he is saying is कि आप you can show कि रीज़न कहीं प्रेजुडिस में एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं किसी सोशल कस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी और अनएग्जामिन्ड किसी लोकल हैबिट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, किसी में भी शो कर लीजिए. लेकिन धीरे धीरे करके ये जो आप शो कर रहे हैं कि रीज़न यहाँ लाई कर रहा है वहाँ कर रहा है, दीज विल ऑल एग्जॉस्ट. रीज़न लाइज इन एवरी इंडिविजुअल. Whether one challenges the rational credentials of a particular judgment or of a whole realm of discourse, one has to rely at some level on judgments in method or argument which one believes are not themselves subject to the same challenge, which exemplify, even when they err, something more fundamental and which can be corrected only by further procedures of the same kind. तो हमें कोई ना कोई ऐसे उस पर बिलीव रखना ही पड़ेगा जो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है. चाहे कुछ भी हो जाए वो चीज़ हमेशा ऑब्जेक्टिव ही रहेगी. और ऐसे मेथड्स, चाहे ठीक है मान लीजिए कोई कितना भी सब्जेक्टिव हो, कितना भी रिलेटिविस्ट हो, उसको एक टाइम पर ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर लाई करना ही पड़ेगा जो कि कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, जो किसी भी केस में चेंज नहीं होंगे. Yet it is obscure how that is possible. Both the existence and the non-existence of reason present problems of intelligibility. तो यही चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि मतलब वो लोग जो सब्जेक्टिविज़म, रिडक्शनिज़म, रिलेटिविज़म, स्केप्टिसिज्म इन डिफरेंट फॉर्म्स को फॉलो करते हैं, इनके लिए पर्पट करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी, चाहे वो कितना भी बोल दे कल्चरल रिलेटिविज़म, कितना भी बोल दे कि हर कल्चर सही है, हर इंडिविजुअल सही है, दे हैव देयर ओन फिशेज, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, कितना भी बोलते हैं, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सैलिटी या ऑब्जेक्टिविटी पर लाई करना ही पड़ेगा. एक ना एक समय ऐसा आएगा कि उन्हें ऐसे प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे या उनका यूज़ करना ही पड़ेगा जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते हो. To be rational, we have to take responsibility for our thoughts, while denying that they are just expressions of our point of view. तो रैशनल होने का मतलब we have to take responsibility of our thoughts, कि what we are thinking is reasonable, is rational. हम जो सोच रहे हैं हमें अपनी खुद की थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. and whatever we are thinking has to be rational, has to be reasonable, while denying that they are just expressions of our point of view.
ये डिनाई मतलब हमें अपनी थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी एंड एट द सेम टाइम हमें डिनाई करना पड़ेगा कि वो सिर्फ हमारे पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हमारे पर्सनल ओपिनियन का जस्टिफिकेशन नहीं है, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। द डिफ़िकल्टी इज़ टू फॉर्म अ कंसेप्शन ऑफ आवरसेल्व्स दैट मेक सेंस ऑफ दिस क्लेम। तो यही डिफ़िकल्टी है, हम खुद कैसे अपने बारे में कंसेप्शन ऐसा फॉर्म करें जो कि इस क्लेम को जस्टिफाई कर सके कि हम जो सोच रहे हैं वो रीज़नेबल भी होना चाहिए एट द सेम टाइम ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे पर्सनल ओपिनियन को जस्टिफाई कर रहा है।